इमेजिन करिए कि आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर, नीचे क्लाउड्स का समंदर, आसपास कोई लैंडमार्क, कोई बोर्ड नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन एयरप्लेन को एग्जैक्ट एक ही रूट फॉलो करना होता है। 1 डिग्री इधर उधर का मतलब फ्यूल लॉस, रॉन्ग रूट या फिर वर्स्ट केस में डेंजर भी हो सकता है। और सबसे क्रेजी बात, एयरप्लेन को कभी रुक कर सोचने का ऑप्शन नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि पायलट कैसे जानता है या पायलट को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है और कब पहुंचेगा। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम एयर नेविगेशन को डिकोड करने वाले हैं, यानी कि द इनविजिबल साइंस बिहाइंड एवरी फ्लाइट। हर फ्लाइट के पीछे छुपी हुई इनविजिबल साइंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक पायलट अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा या फिर उड़ान भर रहा। नीचे हरा भरा जंगल, ना रोड, ना सिटी, ना लाइट, ना कोई पहचान। अचानक क्लाउड आ गई, यानी कि विजिबिलिटी 0 हो गई। अब सोचिए, अगर यही हालत आपकी कार में हो तो आप साइड में रोक लेते, लेकिन एयरप्लेन के केस में वो रुक भी नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है एयर नेविगेशन का असली मैजिक, जहां पायलट आंखों से नहीं, दिमाग और इंस्ट्रूमेंट से उड़ता है। सिंपल शब्दों में एयर नेविगेशन का मतलब है एयरक्राफ्ट को हवा में इस तरह गाइड करना कि वो सही जगह पहुंचे, सही समय पर पहुंचे, सही रूट फॉलो करे और पूरी तरह से सेफ रहे। आप इसे यूं समझिए, नेविगेशन जीपीएस का बाप है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत फास्ट होते हैं, गलती सुधारने का टाइम नहीं होता। हवा में लैंडमार्क, रात, कोहरा, बादल कुछ भी नहीं दिखता और आसमान में कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता। इसलिए पायलट को हर समय 3 सवालों का जवाब पता होना चाहिए। मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है और मुझे कब पहुंचना है। यही है एयर नेविगेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाई एयर नेविगेशन नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, यानी कि नेविगेशन की नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। अब सोचिए, पायलट वर्ल्ड मैप को फ्लैट कागज की तरह नहीं बल्कि 3D ग्लोब की तरह सोचता है। वो कैलकुलेट करता है ग्राउंड स्पीड कितनी है, हवा सामने से है या पीछे से, विंड रूट को कैसे चेंज करेगी, फ्यूल कितना जलेगा। इमेजिन कीजिए एक मूवी सीन, पायलट कॉकपिट के अंदर अकेला बैठा है, कोई नेविगेटर नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, बस मैप, चार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट के भरोसे है। और उन्हीं के भरोसे 500 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर डिसीजन लेना होता है। यही रीजन है नेविगेशन नॉलेज इक्वल टू लाइफ सेविंग स्किल्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेविगेशन को, यानी कि सबसे पहले आ जाता है VFR एंड IFR। VFR का मतलब है विजुअल फ्लाइट रूल्स एंड IFR का मतलब है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं VFR को। VFR मीन्स विजुअल फ्लाइट रूल्स। दिन का समय, मौसम एकदम साफ, पायलट नीचे देखकर उड़ता रहता है, उसे रोड्स, रिवर्स, टाउन और सिटीज लाइट्स सब कुछ दिखता है। ये सब उसके लैंडमार्क्स होते हैं। ये होते हैं असली VFR, मतलब देख कर उड़ना। वही अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स की, यानी कि IFR की, अब सोचिए रात हो, बादल हो, स्टॉर्म हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब पायलट भरोसा करता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर, नेविगेशन एड्स पर, अल्टीमीटर्स पर, कंपास और GPS पर। IFR मतलब आंखें बंद करके इंस्ट्रूमेंट को चालू रखना। चलिए अब देख लेते हैं प्री फ्लाइट प्लानिंग, यानी कि एक पायलट को फ्लाइंग जाने से पहले कौन कौन सी प्री फ्लाइट प्लानिंग करनी होती है। पायलट सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाता है। तो चलिए उसके चेकलिस्ट को सुनिए। सबसे पहले वो चेक करता है कौन सी मैप यूज होगी, वेदर रिपोर्ट कैसी होगी, सबसे सेफ एल्टीट्यूड कौन सी होगी, ग्राउंड स्पीड कितनी होगी, फ्यूल कितना चाहिए, इमरजेंसी में अल्टरनेटिव एयरपोर्ट कौन सा है, कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होगी। क्यों? क्योंकि स्काई में कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई ट्रायल और एरर नहीं चलता। एक बार दिल्ली मुंबई फ्लाइट में स्टॉर्म आ गया। जिन पायलट्स ने प्री प्लानिंग सही की थी वो आराम से अल्टरनेट एयरपोर्ट पर डाइवर्ट हो गए, यानी कि प्लानिंग इक्वल टू सेफ्टी। तो चलिए नेविगेशन को समझने के लिए जियोग्राफी के कुछ बेसिक्स टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अर्थ। पायलट का वीडियो गेम मैप होता है। पायलट अर्थ को एक परफेक्ट स्पेयर मानते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी पर ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं। तो अर्थ पर पॉसिबल सबसे बड़ा सर्कल, जो कि इक्वेटर को बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? ग्रेट सर्कल कहलाता है, यानी कि शॉर्टकट रूट। तो वहीं हम बात करें लाइन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर रेखाओं की, तो पृथ्वी एक चपटी गोलाकार यानी कि ओवलेट स्फेरॉइड है, जिसका ध्रुवीय व्यास यानी कि पोलर डायमीटर भूमध्य रेखीय व्यास यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर से 23 नॉटिकल मील कम है। भूमध्य रेखीय व्यास 6,884 नॉटिकल माइल। हालांकि एयर नेविगेशन के उद्देश्य से पृथ्वी का एक संपूर्ण गोल। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी पर रेखाओं की। तो पृथ्वी एक चपटी गोलाकार आकृति की यानी कि ओवलेट स्फेरॉइड है, जिसका ध्रुवीय व्यास यानी पोलर डायमीटर भूमध्य रेखीय व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर से 23 नॉटिकल माइल्स कम है। वहीं भूमध्य रेखीय व्यास 6,884 नॉटिकल माइल्स।
हालांकि एयर नेविगेशन के उद्देश्य से पृथ्वी को एक पूर्ण गोले यानी परफेक्ट स्फीयर माना जाता है। इस गोले पर कुछ काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन खींची जाती है ताकि एयर नेविगेशन को समझना आसान बनाया जाए। एयर नेविगेशन को आगे समझने से पहले इन रेखाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब इनके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रेट सर्कल यानी कि महावृत्त। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जिसकी समतल सतह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट। अगर यूं कहें तो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जिसकी समतल सतह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट। उदाहरण के लिए देखें तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर और सभी मेरिडियंस अपनी प्रति मध्याह्न रेखाएं यानी कि एंटी मेरिडियंस के साथ, यानी सभी मेरिडियंस अपनी एंटी मेरिडियंस के साथ। अब वही अगर हम बात करें लघु वृत्त की यानी स्मॉल सर्कल की, तो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी को 2 असमान भागों में विभाजित करता है। महावृत्त का तल हमेशा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, लेकिन लघु वृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरता। उदाहरण के लिए अक्षांश की समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि जितनी इक्वेटर को छोड़कर जितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं वो क्या है, सब स्मॉल सर्कल है। वही अगर हम बात करें रंब लाइन की यानी कि रंब रेखा की, वह रेखा जो सभी मेरिडियंस को एक ही कोण पर यानी सेम एंगल पर काटती है। इस कारण यह एक नियमित रूप से घुमावदार रेखा बन जाती है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा और सभी मेरिडियंस यानी कि मध्याह्न रेखाएं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को। यह वह महावृत्त है जिसकी समतल सतह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत हो यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। भूमध्य रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होती है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। चलिए हम बात करते हैं अर्थ एक्सिस यानी कि पृथ्वी का अक्ष के बारे में। तो यह एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। यह रेखा भूमध्य रेखा के लंबवत होती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए हम देख लेते हैं मेरिडियंस यानी कि मध्याह्न रेखाओं के बारे में। तो मध्याह्न रेखाएं एक आधा महावृत्त होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। हर वह महावृत्त जो दोनों ध्रुवों को जोड़ता है मध्याह्न रेखा कहलाता है। इसकी एंटी मेरिडियन उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाती है। एक मध्याह्न रेखा और उसकी एंटी मेरिडियन से मिलकर एक पूर्ण महावृत्त बनता है। तो चलिए अब देख लेते हैं लेटिट्यूड्स यानी अक्षांश को। अक्षांश वे कोणीय दूरियां यानी लेटिट्यूड वे एंगुलर डिस्टेंस है जो मध्याह्न रेखा है यानी मेरिडियंस के साथ मापी जाती है। किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा और उस स्थान के बीच आर्क ऑफ मेरिडियन से निर्धारित किया जाता है। स्थान को उसकी स्थिति के अनुसार उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण यानी साउथ अंश कहा जाता है। यानी स्थान को उसकी स्थिति के अनुसार नॉर्थ या साउथ अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। इसका माप 0 से 90 डिग्री तक होता है यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक। चलिए हम बात करते हैं लेटिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर वे कोणीय यानी एंगुलर डिस्टेंस है जो भूमध्य रेखा के साथ प्रधान मध्याह्न रेखा जैसे प्राइम मेरिडियन के पूर्व या फिर पश्चिम में मापी जाती है। यानी ये प्राइम मेरिडियन के पूर्व या फिर पश्चिम में मापी जाती है। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान की मध्याह्न रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच की भूमध्य रेखा स्थित छोटी चाप से निर्धारित होती है। देशांतर भी डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है तथा इसका मान होता है 0 से 180 डिग्री तक और इसके साथ पूर्व और पश्चिम लिखा जाता है। यानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेटिट्यूड्स के साथ नॉर्थ एंड साउथ लिखते हैं और देशांतर के साथ यानी लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट और वेस्ट लिखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। तो वह मध्याह्न रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच गांव से होकर गुजरती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यही सभी अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स के लिए मानक रेखा यानी डेटम लाइन मानी जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं मैप्स यानी कि मानचित्र के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले टोपोग्राफिकल मैप यानी कि स्थलाकृत मानचित्र। तो स्थलाकृतिक मानचित्र वह मानचित्र होता है जिसमें किसी देश या फिर क्षेत्र का स्पष्ट चित्रात्मक रूप दर्शाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मैप रीडिंग होता है। फ्लाइंग में प्रयुक्त वास्तविक मानचित्र का उपयोग इस अध्याय को समझने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं मानचित्रों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ
मानचित्र को। तो मानचित्र के लिए आवश्यक 4 मूल तत्व हैं। किसी भी मानचित्र में निम्नलिखित 4 तत्व आवश्यक होते हैं। पहला होता है क्षेत्रफल सही रूप से दर्शाया गया हो, संक्षिप्त पृथ्वी पर कहीं भी दिशा मापन यानी कि बियरिंग मेजरमेंट वास्तविक पृथ्वी पर मापी की दिशा के समान हो, आकृतिक यानी शेप सही हो और दूरी को नीचे दिए गए क्रमांकित पैमाने यानी ग्रेजुएटेड स्केल्स की सहायता से सही रूप से मापा जा सके। मानचित्र में दूरियां सामान्यतः इन इकाइयों में दी जाती है, किलोमीटर, नॉटिकल माइल्स और स्टेल्स मील। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्लाइंग मैप और चार्ट्स के बारे में। तो एविएशन में मैप्स और चार्ट दोनों का उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। जब किसी प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन में अक्षांश और देशांतर की जाल रेखाएं यानी कि ग्रेटिक्यूल्स तथा अधिक भौगोलिक विकिरण हो तो इसे मानचित्र कहा जाता है। चार्ट वह होता है जिसमें अक्षांश और देशांतर जाल रेखाएं तो होती हैं लेकिन भौगोलिक विशेषताएं बहुत कम होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं रिलीफ यानी भू आकृति के बारे में यानी स्थल रूप के बारे में। तो पर्वत, पहाड़ियां, तट रेखाएं और अन्य प्राकृतिक आकृतियां पायलट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये नेविगेशन में सहायक लैंडमार्क्स होती हैं और कभी कभी उड़ान के लिए खतरनाक बाधाएं भी बन जाती है या बन सकती हैं। मानचित्रों और चार्टों में यानी मैप्स और चार्ट्स में रिलीफ्स को निम्नलिखित तरीकों से दर्शाया जाता है। स्पॉट हाइट यानी कि बिंदु ऊंचाई या फिर गहराइयां, स्पॉट हाइट एंड डेप्थ, कॉन्टर्स एंड फॉर्म लाइंस यानी कि समोच्च रेखाएं और रूप रेखाएं, लेयर टिंट्स यानी कि परत तरंगे। चलो अब देखते हैं कि मैप्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज। टोपोग्राफिकल मैप में सभी जानकारियां सिंबल्स के माध्यम से दिखाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रतीक पिक्टोरियल होते हैं जबकि कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। इन प्रतीकों का उपयोग मानचित्र की जानकारी समझाने के लिए किया जाता है और कन्वेंशनल साइंस का और इन्हें परंपरागत संकेत यानी कि कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, बिना प्रतीकों को समझे कोई भी मानचित्र पढ़ना लगभग नामुमकिन। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक मुख्य विशेषताएं। शुरुआत करने वाला व्यक्ति अक्सर मानचित्र में दिखाई देने वाली अत्यधिक जानकारियों को देखकर भ्रमित हो जाता है, इसलिए उसे यह सीखना चाहिए कि कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं और कौन सी अनावश्यक जानकारी है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मानचित्र पढ़ने वाले के लिए निम्नलिखित विशेषताएं सबसे अधिक उपयोगी होती हैं। तट रेखा यानी कोस्ट लाइन्स, जल संबंधी विशेषताएं यानी वाटर फीचर्स, पर्वत एवं पहाड़ी यानी माउंटेन्स एंड हिल्स, नगर और गांव यानी टाउन्स एंड विलेज, रेल मार्ग यानी रेलवेज और रोड्स यानी सड़कें। एक अच्छा नेविगेटर वही होता है जो जरूरी चीज देखे और बेकार जानकारी को छोड़ दे। चलिए हम बात करते हैं स्केल्स ऑफ मैप्स के बारे में। तो मानचित्र का पैमाना यानी स्केल्स, मानचित्र पर मापी गई दूरी और पृथ्वी की वास्तविक दूरी का अनुपात यानी रेशियो को हम पैमाना या फिर स्केल कहते हैं। मानचित्र में पैमाने को आमतौर पर 3 तरीकों में दिखाया जाता है। पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि RF, जिसको हम हिंदी में प्रतिनिधि भिन्न बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रमांकित पैमाना रेखा जिसको हम ग्रेजुएटेड स्केल लाइन बोलते हैं, और तीसरा होता है शब्दों में कथन यानी स्टेटमेंट इन वर्ड्स। पैमाना जितना सही होगा दूरी का अनुमान उतना ही सटीक होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं एविएशन में प्रयुक्त समान मानचित्र यानी मैप्स को। तो एविएशन में सामान्यतः निम्न प्रकार के मानचित्र उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है 1/4 मिलियन मैप्स, दूसरा होता है 1/2 मिलियन मैप्स और तीसरा होता है 1 मिलियन मैप। अब 1/4 मिलियन मानचित्र का पैमाना सबसे बड़ा होता है और 1/2 का मिलियन उससे छोटा और 1 मिलियन का पैमाना सबसे छोटा होता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में कम क्षेत्र लेकिन अधिक भूमि विवरण दिखाया जा सकता है। याद रखिए, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि एयर नेविगेशन एविएशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और अच्छी नेविगेशन तकनीकों को सीखना पायलट ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा होता है। जब ये टेक्निक्स जमीन पर सीख ली जाती है तो उन्हें वास्तविक उड़ानों में लगातार अभ्यास करने से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि हर उड़ान में परिस्थितियां, हालात और वातावरण अलग अलग होते हैं। तो नेविगेशन सिर्फ एक दिशा जानना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना ही असली कला है। लैटिट्यूड बताता है कि आप कितने ऊपर नीचे हो, वहीं लॉन्गिट्यूड बताता है कि आप अर्थ की घड़ी में कितने आगे या फिर कितने पीछे हो। तो पायलट्स के जो मैप होते हैं वो गूगल मैप्स की तरह नहीं होते, हर चीज सिंबल में दी होती है, जैसे पहाड़ यानी माउंटेन्स, सड़कें, रेलवे, पानी, शहर, नेविगेशन एड्स। सिंबल का मतलब है आसमान के इमोजी। तो फाइनली एयर नेविगेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं है,
ये एक साइंस है, एक मैथ है, एक जियोग्राफी, एक प्रैक्टिस है और एक अवेयरनेस है और जीरो मिस्टेक गेम है। तो अगली बार जब भी आप एयरप्लेन में बैठें तो याद रखिए पायलट सिर्फ प्लेन नहीं उड़ा रहा, वो पूरे प्लेन को एक विजिबल ग्रिड की तरह देख रहा है और उसके बीच से परफेक्ट पाथ निकाल कर प्लेन को फ्लाई कर रहा है और इसी इनविजिबल साइंस को कहते हैं एयर नेविगेशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।